नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसने थाईलैंड में गोलीबारी करके 38 लोगों की जान ले ली। होगी बात नॉर्थ कोरिया के फिर से मिसाइल परीक्षण की भी। दिखाएंगे खबर अमेरिका में भारतीय परिवार के 4 लोगों की आखिर क्यों हुई हत्या। बताएंगे किसे मिला साहित्य में नोबेल पुरस्कार। बात पर्यावरण संरक्षण पर ऑस्ट्रेलिया के प्रयासों की भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियों पर डालते हैं नजर। बाल डे केयर सेंटर में मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या पर थर्राया थाईलैंड। पूर्व पुलिस अधिकारी ने अंधाधुंध गोलीबारी और चाकू हमले से करके लगभग 2 दर्जन बच्चों सहित 38 को उतारा मौत के घाट। घटना के बाद पत्नी और बच्चे को मारकर की आत्महत्या। अमेरिका में भारतीय परिवार के 4 सदस्यों का बेरहमी से कत्ल। सोमवार को कैलिफोर्निया से अगवा हुए 4 लोगों के शव हुए बरामद। अपराधी प्रवृत्ति के शक ने वारदात को दिया था अंजाम। गिरफ्तारी के समय आरोपी ने किया आत्महत्या का प्रयास, अस्पताल में भर्ती। यूक्रेन युद्ध के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर फिर किया प्रहार। ज़ेपोरिज़िया प्लांट पर नियंत्रण के बहाने परमाणु ब्लैकमेलिंग करने का लगाया आरोप। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन लीक की जांच कर रहे स्वीडिश जांचकर्ताओं ने तोड़फोड़ की आशंका का किया इशारा। उत्तर कोरिया ने गुरुवार को दागी एक और बैलिस्टिक मिसाइल। पूर्वी जल क्षेत्र की ओर कम दूरी की 2 बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपित किए जाने से क्षेत्र में और बढ़ा तनाव। जापान और दक्षिण कोरिया ने की उत्तर कोरिया के कदम की कड़ी आलोचना। फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्ना ने जीता 2022 का नोबेल साहित्य पुरस्कार। 1940 में जन्मी एनी ने फ्रांसीसी और अंग्रेजी भाषा में रचा है बेहतरीन साहित्य। उपन्यास, नाटक और फिल्म लेखन से भी मिली शोहरत। ग्रामीण पृष्ठभूमि से है एनी एर्ना का संबंध। और सबसे पहले देखते हैं आज एशिया के आईने में क्या है खास। सबसे पहले खबर थाईलैंड से। थाईलैंड में आज एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक व्यक्ति ने बच्चों के डे केयर सेंटर में गोलीबारी करके 38 लोगों की मौत कर दी। घटना को अंजाम देने वाला पूर्व पुलिस अधिकारी ने कई लोगों पर चाकू से भी हमला किया। बाद में इस हत्यारे ने अपनी पत्नी और बच्चे को मार दिया और खुद भी आत्महत्या कर ली। उत्तर पूर्वी थाईलैंड का ये वही प्री स्कूल डे केयर है जहां गुरुवार को मासूम बच्चों और बेगुनाह लोगों की चीखें दिल दहलाती रहीं। एक पूर्व पुलिस अधिकारी द्वारा बंदूक और चाकू से किए गए अंधाधुंध हमले में कम से कम 38 लोग मारे गए। मृतकों में अधिकतर मासूम बच्चे थे। नोंगबुआ लाम्फू के डे केयर सेंटर में खून की होली खेलकर भागे हमलावर ने अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी और बच्चे की गोली मारकर हत्या की और फिर खुद गोली मारकर हत्या कर ली। वो जिन्होंने अपनों को गंवाया, उनका दर्द आंखों से छलक पड़ रहा था। वह बंदूक को फिर से लोड कर रहा था। मैंने अपने हाथ जोड़कर उससे विनती की। मैंने उससे दया की भीख मांगी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। थाईलैंड पुलिस का कहना है कि बंदूकधारी का नाम पान्या कामराब है। उसे ड्यूटी के दौरान नशा करने के आरोप में पिछले साल नौकरी से निकाल दिया गया था। इस हमलावर के बारे में बताया गया है कि यह नौकरी से निकाले जाने के बाद और ज्यादा मात्रा में नशा करने लगा था। इसे इलाके में एक नशेड़ी के तौर पर जाना जाता था। वह अक्सर नशे की हालत में ही पाया जाता था। जानकारी के अनुसार हमलावर अपने बच्चे से मिलने के लिए डे केयर सेंटर पहुंचा था। वहां अपने बच्चे के ना होने पर हमलावर उत्तेजित हो गया। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि घटना के बाद घर लौटने और अपनी पत्नी और बच्चे की हत्या करने से पहले उसने अपनी गाड़ी से सेंटर के बाहर जमा हुई भीड़ को कुचलने की कोशिश भी की थी। जब तक उसे कोई देख पाता, वह आसानी से भीड़ में गायब हो गया।
जब बंदूकधारी डे केयर सेंटर पहुंचा तो उस समय लगभग 30 बच्चे वहां मौजूद थे। यह संख्या सामान्य से काफी कम है क्योंकि भारी बारिश के कारण अधिकतर लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं पहुंचा पाए थे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अगर बच्चे ज्यादा संख्या में मौजूद होते तो मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता था। अपराधी ने अंदर घुसने की कोशिश की और उसने मुख्य रूप से चाकू का इस्तेमाल करके कई छोटे बच्चों को मार डाला। फिर वह बाहर निकला और घर पहुंचने तक रास्ते में मिलने वाले किसी भी व्यक्ति को बंदूक या चाकू से मारना शुरू कर दिया। हमने घर को घेर लिया और फिर पाया कि उसने अपने घर में आत्महत्या कर ली है। मासूम बच्चों का बेरहमी से खून बहाने की इस घटना ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। आमतौर पर मास शूटिंग जैसी घटनाओं से महफूज माने जाने वाले थाईलैंड में इस दिल दहला देने वाली घटना ने लोगों को हिला कर रख दिया है। मृतकों में बहुत छोटे बच्चे ज्यादा हैं, इसलिए इस घटना की भयावहता और बढ़ गई है। और बात उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया ने आज फिर से एक और बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, जिसके बाद से पूरे क्षेत्र में और तनाव बढ़ गया है। पूर्वी जल क्षेत्र की ओर कम दूरी की 2 बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपित किए जाने के बाद जापान और दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के इस कदम पर कड़ी आलोचना की है। अब इसे दबाव की रणनीति कहें या फिर शक्ति प्रदर्शन, उत्तर कोरिया है कि मानने को तैयार नहीं है। गुरुवार को एक और मिसाइल दागकर क्षेत्र में पहले से व्याप्त तनाव को और हवा दे दी। कोरिया ने अपने पूर्वी जल क्षेत्र की ओर कम दूरी की 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागकर सनसनी पैदा कर दी है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने एक बयान में कहा, इन मिसाइल को उत्तर कोरिया की राजधानी क्षेत्र से 22 मिनट के अंतराल से कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच प्रक्षेपित किया गया। पहली मिसाइल ने 350 किलोमीटर की दूरी तय की, जबकि 80 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंची। वहीं दूसरी मिसाइल ने 800 किलोमीटर की दूरी तय की और अधिकतम ऊंचाई 60 किलोमीटर थी। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के पनडुब्बी अभ्यास से तिलमिलाए उत्तर कोरिया ने 12 दिन के भीतर 6 बार मिसाइलें दागी हैं, जिसमें से एक मंगलवार को दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल जापान के ऊपर से गुजरी थी। जापान ने उत्तर कोरिया के इस कदम की कड़ी निंदा की है। रक्षा मंत्री यासुकाजु हमादा ने कहा है कि उकसावे की कार्रवाई किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। उत्तर कोरिया ने आज सुबह लगभग 6 बजे अपने जल क्षेत्र से पूर्व की ओर 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रक्षेपण किया। ये हमारे विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर जापान के सागर में उत्तर कोरिया के पूर्वी तट क्षेत्र के आसपास गिरी। उधर दक्षिण कोरिया के सेना ने कहा है कि उसने सतर्कता बढ़ा दी है और अमेरिका के सहयोग से हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। लोग चिंतित हो सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार दक्षिण कोरिया अमेरिका के एक मजबूत गठबंधन के आधार पर लोगों के जीवन और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेगी। जापान और दक्षिण कोरिया अपने देश, क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए इस गंभीर चुनौती को समझते हैं और हम सब इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत समेत कई देशों ने उत्तर कोरिया द्वारा जापान के ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपित किए जाने की निंदा की है। अमेरिका ने कहा है कि रूस, चीन उत्तर कोरिया को अपने परमाणु हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों पर लगाए गए प्रतिबंधों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यूएन में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि यूएन के 2 सदस्यों से उत्तर कोरिया को सुरक्षा मिली हुई है। उत्तर कोरिया को इस परिषद के 2 सदस्यों से पूर्व सुरक्षा प्राप्त है। सुरक्षा परिषद के 2 स्थायी सदस्य किम जोंग उन की कार्रवाई को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे पहले प्योंगयांग द्वारा परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम मिसाइल का जापान के ऊपर से प्रक्षेपण करने के जवाब में अमेरिका ने कोरियाई प्रायद्वीप के पास एक विमान वाहक पोत को फिर से तैनात कर दिया है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका के इस कदम की निंदा करते हुए इसे क्षेत्र की स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बताया। यूएसएस रोनाल्ड रीगन को अचानक पूर्वी क्षेत्र की ओर तैनात कर दिया गया है। उत्तर कोरिया अपनी सैन्य ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने खुद को परमाणु देश घोषित किया है। इसके लिए उसने नया कानून भी पारित किया है। कानून के मुताबिक अगर उत्तर कोरिया पर खतरा मंडराया तो खतरा पैदा करने वाले किसी भी देश पर परमाणु हमला कर सकता है। पिछले दिनों दक्षिण कोरिया की गुप्तचर एजेंसी ने आशंका जताई थी कि उत्तर कोरिया 16 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच
परमाणु परीक्षण कर सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि किम का लक्ष्य एक वैध परमाणु संपन्न देश के रूप में अमेरिका की मान्यता हासिल करना है और उस पर लगे प्रतिबंधों को हटवाना है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से इस प्रकार के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डेने से भेंट की है। ट्वीट संदेश में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि मुलाकात के दौरान परस्पर सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। दोनों नेता व्यापारिक साझेदारी और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर सहमत हुए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी न्यूजीलैंड की यात्रा के दौरान मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन भी किया। इस दौरान उन्होंने किवी इंडियन हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स 2022 भी प्रदान किया। कार्यक्रम में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डेने भी मौजूद रहीं। इस मौके पर विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल के कार्यकाल ने सबको प्रेरित किया है। और देखते हैं खबरें अमेरिकाना से जुड़ी हुई। अमेरिका में भारतीय परिवार के 4 सदस्यों का बेरहमी से कत्ल का मामला सामने आया है। इस परिवार के लोगों का सोमवार को अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद उनके शव कल बरामद किए गए। कैलिफोर्निया में हुई इस घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 7 समंदर पार बेहतर भविष्य और खुशहाल जिंदगी के सपने आंखों में सजाए ये खिलखिलाता भारतीय परिवार एक अपराधी की सनक की भेंट चढ़ गया। कैलिफोर्निया में रह रहे 36 वर्षीय जसदीप सिंह, पत्नी जसलीन कौर, बेटी आरूही धेरी और बड़े भाई अमनदीप सिंह को एक लुटेरे ने सोमवार की सुबह किडनैप किया। अब उन सब की लाशें मिली हैं। इस परिवार का हत्यारा जीसस सेल्गाडो आदतन अपराधी है। पुलिस जब उसका सुराग लगाती लगाती उसके दरवाजे तक पहुंची तो उसने खुद को गोली मार ली। वो घायल हालत में अस्पताल में भर्ती है। इस परिवार का संबंध पंजाब के होशियारपुर से था। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जाकर बसे इस परिवार ने 1 महीने पहले ही ट्रकिंग सर्विस की कंपनी खोली थी। सपना था खुशियों भरे भविष्य का, लेकिन सोमवार का दिन उनके लिए सब कुछ बर्बाद होने का संदेश लेकर आया। इस घटना पर मृतक परिवार के पैतृक गांव में दुख और उदासी का माहौल है। बहुत शरीफ बंदे से नेक, हर किनों मिलनसार, जिन्ने देर रहे हर किनों मिलते रहे। बहुत प्यारी चीज सी, बहुत दुखदाई है। सहन नहीं करता, कहने तो बड़िया गल्लां करदे जी परमात्मा इन्हों बल बख्शे। किधर पर बल बख्शू आ जे बच्चे की बच्चे 8 महीने की बच्ची जी जिन्हें इदा की वारदात हुई आ। जिस अपराधी ने भारतीय परिवार का अपहरण और हत्या की उसे 2005 में 11 साल की जेल की सजा हुई थी। सेल्गाडो 2015 में जेल से छूटा था और 3 साल बाद वो पैरोल पर बाहर आया था। उस पर नशीला पदार्थ रखने समेत कई गंभीर आरोप हैं। उसकी नज़र मर्सेड नामक इलाके में ट्रकों का कारोबार कर रहे इस भारतीय परिवार पर पड़ गई। सेल्गाडो ने सोमवार को जसदीप के पूरे परिवार को किडनैप कर लिया। पुलिस ने जांच शुरू की तो वो सेल्गाडो के दरवाजे तक जा पहुंची। सेल्गाडो ने घबराकर खुद की जान लेनी चाही, लेकिन पुलिस वालों ने उसे बचा लिया। तब से वो अस्पताल में है। पुलिस ने बुधवार को किडनैपिंग के वक्त का वीडियो जारी किया था। वीडियो में दोनों भाइयों जसदीप और अमनदीप को अपने ऑफिस से निकलते हुए देखा जा रहा है, लेकिन दोनों के हाथ बंधे हुए हैं। कुछ सेकंड बाद बच्ची और उसकी मां को किडनैप कर बिल्डिंग से बाहर निकलते देखा गया। फिर चारों को एक ट्रक में जाते हुए देखा गया। मंगलवार की सुबह पुलिस को पता चला कि पीड़ित का एटीएम कार्ड यूज किया गया है। सीसीटीवी में एटीएम यूज करने वाले का चेहरा दिखाई दिया तो वो सेल्वाडो था। और मैक्सिको में बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर 18 लोगों की मौत को घाट उतार दिया है। इस वारदात में मैक्सिको सिटी के मेयर की भी मौत हुई है। संगठित अपराध से जुड़े बंदूकधारियों ने दक्षिण पश्चिम मैक्सिको के सैन मियोएल तोतोलापन में सिटी हॉल और पास के एक घर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो लेकिन अपराधी भागने में सफल रहे। और देखते हैं खबरें यूरोप से जुड़ी हुई।
दुनिया के सर्वाधिक प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कारों के ऐलान का सिलसिला जारी है। आज साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नॉक्स को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एर्नॉक्स लेखन को एक राजनीतिक क्रियाकलाप मानती है ताकि सामाजिक असमानता को लेकर दुनिया की आंखें खोली जा सके। साहस और नैतिकता सटीकता के साथ अपनी यादों की जड़ों को खोदकर सामाजिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नॉक्स को साल 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नोबेल पुरस्कार कमेटी ने एनी एर्नॉक्स के नाम की घोषणा कर दी है। अपने लेखन में एनी लगातार विभिन्न तरीकों से लिंग, भाषा और वर्गों के आधार पर फैली असमानताओं पर लिखती रही हैं। लेखन का उनका सफर लंबा और कठिन रहा। उन्होंने फ्रेंच सहित अंग्रेजी में कई उपन्यास, नाटक और लेख लिखे हैं। उन्होंने कई फिल्मों की कहानी भी लिखी। नोबेल कमेटी ने कहा कि एनी लेखन की मुक्ति शक्ति में विश्वास करती हैं। उनका काम तुलना से परे है और साधारण भाषा में लिखा साफ सुथरा साहित्य है। 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी लेखक एनी एर्नॉक्स को उस साहस और नैदानिक तीक्ष्णता के लिए दिया जाता है जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक संयमों को उजागर करती हैं। फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नॉक्स का जन्म 1940 में हुआ। एक छोटे शहर में पली बढ़ी। उनके माता पिता के एक किराने की दुकान और कैफे था। एनी एर्नॉक्स की चर्चित कृतियों में जनरल डू दे होर्स, लॉवी एक्सटीरियर जैसी किताबें शामिल हैं। इन पुस्तकों में एनी ने अपने बचपन के लेखों को शामिल किया है। एनी एर्नॉक्स ने अपने लेखन की शुरुआत 1974 में एक आत्मकथात्मक उपन्यास लेस आर्मोइरेस वाइट्स यानी क्लीन्ड आउट से की थी। लाप्लेस नाम की अपनी किताब में उन्होंने केवल 100 पृष्ठों में अपने पिता और उस संपूर्ण सामाजिक परिवेश का एक गौरवपूर्ण चित्र तैयार किया है। एनी का कहना है कि लेखन एक राजनीतिक कार्य है जो सामाजिक असमानता के लिए हमारी आंखें खोलता है। उनका कहना है कि जागरूकता के लिए वो भाषा का प्रयोग चाकू के रूप में करती हैं। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। वर्ष 1901 से शुरू हुए नोबेल पुरस्कार के 119 साल के इतिहास में 2 बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्थगित किया जा चुका है। 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे पहली बार स्थगित किया गया था। स्टॉकहोम स्थित स्वीडिश अकादमी साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान करने के लिए उम्मीदवारों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू करती है। अकादमी के सदस्य, साहित्य अकादमियों के सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता, साहित्य और भाषा के प्रोफेसर, पूर्व नोबेल साहित्यकार पुरस्कार विजेता और लेखक संगठनों के अध्यक्षों को उम्मीदवारों का नामांकन करने की अनुमति होती है। कोई भी लेखक इस पुरस्कार के लिए खुद को नामांकित नहीं कर सकता है। बात यूक्रेन की। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष लगातार जारी है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर फिर से परमाणु हमले के लिए ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया है। वहीं नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन लीक की जांच कर रहे स्वीडिश जांचकर्ताओं ने इस पूरी घटना में तोड़फोड़ की आशंका व्यक्त की है। यूरोपीय संघ की बैठक में यूक्रेन युद्ध के मुद्दे की गूंज लगातार सुनी जाती रही है। पराग में हुई यूरोपीय राजनीतिक कम्युनिटी की बैठक में यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देश और 17 अन्य यूरोपीय देश शामिल हुए। बैठक का हिस्सा बने नेताओं ने रूस द्वारा यूक्रेन के कई इलाकों को अपना हिस्सा बनाए जाने की निंदा की है। इसको लेकर यूरोपीय संघ ने रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। और खबर दिखाते हैं आपको विश्व संस्कृति से जुड़ी हुई। दुनिया एक तरफ जलवायु परिवर्तन की मार झेल रही है तो वहीं इससे निपटने के नए उपाय भी ढूंढ रही है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए एक 10 वर्षीय योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत सरकार ने 2030 तक देश के 30% भूभाग और समुद्री इलाके को संरक्षित करने का संकल्प लिया है।
पिछले दिनों जंगलों की धधकती आग और आसमां से गिरती आफत, ऑस्ट्रेलिया की हजारों हेक्टेयर जमीन पर उगी वनस्पति, इसे कुदरती प्रकोप कहें या जलवायु परिवर्तन की मार। लाखों की संख्या में इन जंगलों में रहने वाले जीव जंतु भी इस कहर से खुद को नहीं बचा पाए। मौसम में ऐसे चरम बदलाव की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसके चलते पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। ये प्रजातियां मौसम की मार के आगे भेंट न चढ़ जाएं, ऑस्ट्रेलिया की सरकार इनके संरक्षण के लिए एक 10 वर्षीय योजना पर काम कर रही है। सरकार ने 2030 तक अपनी भूमि के 30% और अपने महासागरों की 30% संरक्षण की प्रतिबद्धता जताई थी। इन देशों के प्रारंभिक गठबंधन ने 2021 में वन प्लैनेट शिखर सम्मेलन से पहले अपनी इस प्रतिबद्धता की घोषणा की थी। यह एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें 0 नई विलुप्तियों का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री और अन्य वैश्विक नेताओं ने संरक्षण के इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर हस्ताक्षर किए हैं। नई योजना के तहत 20 स्थानों और 110 प्रजातियों को चिन्हित किया गया है, जो संरक्षण का केंद्र होंगी। प्राथमिकता वाली प्रजातियों को उनकी विशिष्टता और विलुप्त होने के जोखिम सहित कई कारकों के आधार पर चुना गया है। प्राथमिकता वाले स्थानों में सुदूर उत्तर क्वींसलैंड के जंगल, उत्तरी क्षेत्र में काकाडू राष्ट्रीय उद्यान और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में कंगारू द्वीप शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया में 1900 से अधिक प्रजातियां खतरे वाली सूची में शामिल हैं। प्रजातियों के तेजी से विलुप्त होने के कारण ऑस्ट्रेलिया को मैमल एक्सटिंक्शन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड यानी स्तनपायी जीवों के विलुप्त होने की राजधानी भी कहा जाता है। 1990 के बाद ऑस्ट्रेलिया में करीब 61 लाख हेक्टेयर जंगल खत्म हो चुका है। ब्लैक समर बुशफायर, इससे पहले का सूखा और इसके बाद आई बाढ़ के बाद कई प्रजातियों और उनके आवास अत्यधिक दबाव में हैं। इसलिए उन प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है जो विलुप्ति के कगार पर हैं। दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर बढ़ रही जागरूकता के बीच ऑस्ट्रेलियाई सरकार के इस कदम की तारीफ हो रही है। बढ़ती जनसंख्या की वजह से लोगों की सुविधाओं और अन्य व्यावसायिक कारणों से वन्य जीवन के कई पहलुओं में इंसानों का दखल लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे वन्य जीवन के लिए कई तरह के खतरे पैदा होते हैं। योजना के लिए फिलहाल करीब 22 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए इस राशि को बेहद कम बताया जा रहा है। तो महज ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इस प्रकार के कदम उठाने की जरूरत है ताकि पर्यावरण संरक्षण को बेहतरी से लागू किया जा सके। इसी खबर के साथ खबर दुनिया में आज बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।